एक और बड़ी विशेषता है रैंड टॉक। प्राचीन सोने के सिक्कों का भंडार, सोने के सिक्कों का भंडार मिला है, जिसमें मैं एक्यूरेट संख्या देख के बता दूंगा 1871 या 1871 जो है वो सोने 3071 सोने के सिक्के मिले हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोने के सिक्कों का ढेर कहाँ मिलता है? रैंड टॉक के अंदर एशिया का सबसे बड़ा सोने के सिक्कों का ढेर मिला है। दो चीज़ों के लिए रैंड बहुत फेमस जगह है, प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन लोहे के विशाल भंडार और प्राचीन काल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। इन दो चीज़ों के लिए यह फेमस है। दूसरा आता है सुनारी झुंझुनू। सुनारी झुंझुनू पढ़ा हुआ है अपने, किस लिए फेमस है? सुनारी झुंझुनू कौन सी नदी किनारे है? कांतली नदी किनारे। क्यों फेमस है? यहाँ भट्टियाँ, लोहा गलाने की भट्टियाँ मिलती है। लोहा गलाने की भट्टियाँ, प्राचीन जो लोहा था उसको गलाने की भट्टियाँ। जोधपुरा जयपुर, ये भी क्यों फेमस है? ये साबी नदी के किनारे था। जयपुर में अपन ने पढ़ा है साबी नदी इसके किनारे था और यहाँ पर भी भट्टियाँ मिलती हैं। तो जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू प्राचीन लोहा गलाने की भट्टियों के लिए चर्चित है। भीनमाल जालोर, यहां रोमन एम्फोरा मिला है। एम्फोरा कहते हैं शराब, सुराही कहते हैं ना, शराब रखने का जो होती है पात्र। यहाँ के लोग रोमन लोगों से शराब का आयात करते थे। रोमन एम्फोरा जो है यहाँ हमें भीनमाल के अंदर मिलता है। इसी तरह से हम देखें नगर नैनवा टॉक, जिसका उस समय नाम था कारकोटा। नगर नैनवा टॉक जो कारकोटा के नाम से फेमस था। यहाँ हमें जो है प्राचीन काल में जो मालव जनपद था, मालव जनपद के बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। आर्यों के समय जो मालव जनपद था उस मालव जनपद के सिक्के मिलते हैं। यहाँ एक मूर्ति मिली है जिसका नाम है महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का रूप माना जाता है, उसकी मूर्ति भी हमें यहाँ मिलती है। नगर नैनवा टोंक, रंगमहल हनुमानगढ़, रंगमहल हनुमानगढ़, यहाँ पर भी आर्य सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। रंगमहल जो था प्राचीन योद्धे गणराज्य की राजधानी था। कौन सी नदी किनारे था? पढ़ा है अपन ने, गग्गर नदी किनारे। गग्गर के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं उस समय मैंने लिखवाया था। हनुमानगढ़ में रंगमहल और कालीबंगा सभ्यता और हरियाणा में बनवाली सभ्यता। तो रंगमहल जो था वो भी आर्य युगीन सभ्यता का एक बड़ा केंद्र था, प्राचीन योद्धे गणराज्य की राजधानी था। यहाँ आर्यों के हमें मृदभांड मिलते हैं, आर्यकालीन मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हैं। इसी तरह से तरखान वाली डेरा गंगानगर, यहाँ पर भी हमें आर्यों के मृदभांड मिलते हैं, आर्यों के मृदभांड मिलते हैं। और इसी तरह से प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे आर्यों ने वेदों की रचना की थी, जो कि इधर गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास, जिसको वर्तमान में हम गग्गर कह देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आर्य युगीन सभ्यता के राजस्थान में बहुत सारे प्रमाण हैं, लोहा युग के राजस्थान में बहुत सारे प्रमाण हैं। उसके बाद में हम देखें कि आर्यों के समय लोहा युग शुरू कौन कर रहे हैं? आर्य कर रहे हैं। लोहा युग की शुरुआत किसने की है? आर्यों ने की है। आर्य से पहले सिंधु घाटी काल में लोहा था ही नहीं, अपन ने ताम्र युग से स्टार्ट किया था। लोहा आर्यों की देन है। आर्यों के काल में राजस्थान की दशा कैसी थी?
जिस समय आर्य थे देश के अंदर, आर्यों का शासन था, उस समय राजस्थान का स्वरूप कैसा था? तो अभी जैसे देश के स्वरूप की अपन बात करें तो देश में कितने राज्य हैं? वर्तमान में देश में कितने राज्य हैं? हैं? देश में अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो आर्यों के समय देश जो था वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। आज देश कितने राज्यों में बटा हुआ है? 28 राज्यों में। आर्यों के समय देश कितने हिस्सों में टूटा हुआ था? 16 महाजनपद में टूटा हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक और हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा देश जो था वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। है? तेलंगाना तो बहुत पहले बन गया था। हाँ बताइए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। तेलंगाना तो बहुत पहले बन गया, वहाँ तो 2 बार चुनाव हो गया। आज 15 साल पुरानी बात कर रही हूँ। अभी रिसेंट में तेलंगाना तो बहुत पुराना बन गया था। 28 राज्य है, सर्च कर लीजिए नेट पर किसी के पास में है। 28 ही राज्य। जम्मू कश्मीर कैंसिल हो गया था ना, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया। तो आर्यों के समय देश जो था वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। जैसे वर्तमान में देश 28 राज्यों में बटा हुआ है। 3 महाजनपद राजस्थान में थे, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में प्रसार कितने महाजनपद का था? मत्स्य था, कुरु था, शूरसेन था। इसी तरह से आर्यों के समय देश में हजारों जनपद हुआ करते थे। राजस्थान में कौन से कितने जनपद थे? 3। राजस्थान में 16 महाजनपद थे, राजस्थान में 3 जनपद थे। उसके अलावा आर्यों के समय देश में 7 गणराज्य थे और उसमें से एक गणराज्य राजस्थान में था। और वो कौन सा गणराज्य था? योद्धे। ये सारे पहले लिखाए हुए हैं। प्राचीन राजस्थान का परिचय मैंने शुरू में बताया था। योद्धे गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य क्या भारत गणराज्य है क्या? हम 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस का मतलब क्या हुआ? भारत गणराज्य है? जिनका प्रमुख जो होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। गणराज्य का मतलब होता है कि जिनका जो हेड है, हमारे देश का हेड कौन है? राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति है भाई देश का पहला। ना प्रधानमंत्री की रैंक 3rd है, पहला राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। चाहे कुछ भी हो, डेकोरम किसके ऊपर नंबर 1 रैंक किसकी है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को हम चुनते हैं, चाहे हम वोट नहीं डालते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। राष्ट्रपति हमारा वंशानुगत है क्या? जैसे महाराजा गंगा सिंह और सादुल सिंह ऐसे हुआ करते थे। क्या ब्रिटेन गणराज्य है क्या? कैसे नहीं है? ब्रिटेन की महारानी वंशानुगत चलती आ रही। अभी ब्रिटेन में किसकी सत्ता है? ब्रिटेन के हेड कौन है? ब्रिटेन की महारानी है। ब्रिटेन के अंदर राजकुमार है, प्रिंस चार्ल्स का नाम सुना होगा आपने। ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। जहां महारानी का शासन चलता है, प्रधानमंत्री वहां महारानी के आदेश से शासन करता है। अपने यहाँ जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आदेश से शासन करता है, काम प्रधानमंत्री कर रहा है, नाम किसका लेता है? वो राष्ट्रपति का लेता है कि मैं राष्ट्रपति के नाम से ये काम कर रहा हूँ। चाहे वो कर अपनी मर्जी से रहा है, जहाँ बाद में जाकर के राष्ट्रपति से मोहर लगवा लेता है, अपने यहाँ मुख्यमंत्री राज्यपाल से मोहर लगवा लेता है। तो इस तरह से ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, वहाँ महारानी है। ब्रिटेन के अंदर नंबर 1 जो है वो ब्रिटेन की महारानी है। अपने यहाँ नंबर 1 राष्ट्रपति है जो वंशानुगत नहीं। तो इस तरह से गणराज्य हो गया। उसके अलावा छोटे छोटे क्षेत्र है, छोटे छोटे क्षेत्र है जो अपन ने पढ़े थे शुरू के अंदर। हजारों की संख्या में छोटे छोटे क्षेत्र हैं। ये जैसे अपने सामने राजस्थान है,
जयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या था? मत्स्य महाजनपद। जयपुर से हम अलवर की तरफ आए, कौन सा क्षेत्र आ गया? कुरु महाजनपद। जयपुर से हम नीचे की तरफ आए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, शूरसेन महाजनपद। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद। ये सारे पहले करवाए हुए हैं। ये क्षेत्र टोंक से सवाई माधोपुर का क्षेत्र, मालव जनपद, मत्स्य से ऊपर का क्षेत्र शाल्व जनपद। ये 3 जनपद हो गए हमारे पास में, शिवी, मालव, शाल्व। फिर छोटे छोटे क्षेत्र है आर्यों के समय। ये क्षेत्र क्या था? योद्धे, गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र। बीकानेर का क्षेत्र क्या था? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की राजधानी नागौर थी, क्या नाम था? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। जांगल प्रदेश से नीचे आगे जैसलमेर किस नाम से फेमस था? माड। माड का दूसरा नाम क्या था? वल्ल। बाड़मेर किस नाम से फेमस था? मेवानगर। मेवानगर। भीनमाल जो जालोर के अंदर था, बड़ा शहर था, किस नाम से फेमस था? भीनमाल का नाम क्या था? भीनमाल, श्रीमाल। श्रीपंथ नहीं, श्रीपंथ तो भरतपुर बयानाबाद। श्रीमाल, भीनमाल, श्रीमाल। जालोर, जाबालीपुर, सिरोही किस नाम से फेमस था? सिरोही, शिवपुरी। ये सब वैदिक कालीन नाम है राजस्थान के, वैदिक काल में। उदयपुर, शिवी। उदयपुर से डूंगरपुर, कल अपन ने पढ़ा था, कल परसों ही। उदयपुर से डूंगरपुर आएंगे, क्या चीज आएगा? उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र बोमट। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र क्या नाम आएगा? मेवल। प्रतापगढ़ का क्षेत्र कांठल। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। कांठल। झालावाड़, ब्रजनगर, धौलपुर, कोठी, बयाना, भरतपुर, श्रीपंथ, नाथद्वारा, सिहाड़। उदयपुर से राजसमंद के अंदर नाथद्वारा, सिहाड़। और राजसमंद से भीलवाड़ा से टोंक के बीच का क्षेत्र खैराड़। ये 8-10 एक क्षेत्र है फेमस। कौन से काल के हैं? महाभारत कालीन या आर्यकालीन क्षेत्र है। तो ये हमारा लोहा युग स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा जो है वो वंश स्टार्ट हो जाएंगे। मौर्य काल, गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद में राजपूत काल। हाँ, लिखवा, ये बता तो रखें, दोबारा से लिखवा देंगे उसको। राजपूत काल से हमारा राजस्थान का इतिहास शुरू हो जाएगा। फिर राजस्थान में चौहान वंश और ये जो है ना अपने राठौड़ वंश और ये सिसोदिया वंश। राजपूत काल से राजस्थान का स्टार्ट, सभ्यताएं खत्म हो जाएगा और राजस्थान का इतिहास करो। लिखिए फटाफट इसको। क्या करो? नगर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, गढ़ व नगर या गढ़ी व नगर। कालीबंगा शहर गढ़ी व नगर 2 हिस्सों में बटा था। गढ़ी व नगर 2 हिस्सों में बटा था। दोनों के चारों तरफ अलग अलग परकोटा था। दोनों के चारों तरफ अलग अलग परकोटा था। इस कारण कालीबंगा दोहरे परकोटे की सभ्यता कहलाता है। कालीबंगा
दोहरे परकोटे की सभ्यता कहलाता है। सेकंड विशेषता, कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों से बने थे। कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों से बने थे। इस कारण यहां या इस कारण इसे मजदूर बस्ती माना गया है। इस कारण इसे मजदूर बस्ती माना गया है। यहां अलंकृत ईंटें मिली है, नक्काशी की भी ईंटें, अलंकृत ईंटें मिली है। यहां अलंकृत ईंटें मिली है। तीसरा पॉइंट, ईंटों के मध्य दरारें मिलती है। ईंटों के मध्य दरारें मिलती है। ईंटों के मध्य दरारें मिलती है, जो भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण है। जो भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण है। चौथी विशेषता, कालीबंगा में नालियां लकड़ी की बनी हुई हैं। कालीबंगा में नालियां लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी की बनी नालियां। पांचवी विशेषता, कालीबंगा में 7 हवन कुंड व उनके पास जानवरों की अस्थियां मिली हैं। कालीबंगा में 7 हवन कुंड व उनके पास जानवरों की अस्थियां मिली है। जानवरों की अस्थियां मिली है, जो बलि का संकेत है। बलि प्रथा का संकेत है। अगली विशेषता, मानव 6 छिद्रों की मानव खोपड़ी मिली है। 6 छिद्र वाली 6 छिद्र की मानव खोपड़ी मिली है। छह छिद्र की मानव खोपड़ी मिली है, जो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है। शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है। शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है। सातवीं विशेषता, यहां मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहरें मिली है। मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहरें मिली है। मेसोपोटामिया इराक को कहते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहरें मिलती है। बाकी सामान्य विशेषताएं कालीबंगा की है। लोहे और घोड़े से अपरिचित है। कालीबंगा में ऊंट की खेती ऊंट का पालन शुरू हो चुका है, लेकिन जो है इनका पवित्र पशु जो है वो बैल है, जो सभी सभ्यताओं में है। तो एक लाइन के अंदर लिख लीजिए इसको लास्ट में, कालीबंगा के लोग लोहे और घोड़े से अपरिचित थे।
कालीबंगा के लोग लोहे और घोड़े से अपरिचित थे। लोहे और घोड़े से अपरिचित थे। ऊंट का पालन करते थे। ऊंट का पालन करते थे। ऊंट का पालन करते थे। बैल इनका प्रिय पशु था या बैल इनका पूजनीय पशु था। बैल इनका पूजनीय पशु था। पूजनीय पशु था। ये अपना हो गया कांस्य युग। कांस्य युग में कालीबंगा के साथ साथ में एक दो सभ्यता और आती है। सोथी कहां पे है? बीकानेर, पुगल बीकानेर। सोथी पुगल बीकानेर। इसे कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। सोथी पुगल बीकानेर, इसे कालीबंगा फर्स्ट कहते हैं। कालीबंगा फर्स्ट कहते हैं। कालीबंगा सोथी गांव का नाम है, पुगल के पास। यहाँ भी कालीबंगा सभ्यता जैसे प्रमाण मिलते हैं, इसलिए इसको कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको लिखवा दिया है कालीबंगा सभ्यता के अवशेष के लिए म्यूजियम कहाँ पे है? संगरिया हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा से जो भी सामग्री निकली है उसका म्यूजियम संगरिया हनुमानगढ़ पे है। समझ सुना? मात्र सत्तात्मक थी, बहुत सारी सभ्यताएं थी। लिख लीजिए कालीबंगा भी मात्र सत्तात्मक थी। है? गाय की पूजा नहीं करते। गाय इनके लिए सामान्य पशु था, बैल की पूजा करते थे। इनके लिए बैल जो था वो पूजनीय था और मात्र सत्तात्मक थी। जी मैंने लोहा युग। वर्तमान में हम कौन से युग में जी रहे हैं? आज की तारीख में कौन सा युग चल रहा है? लोहा युग चल रहा है। शुरुआत आर्य। लोहा युग की शुरुआत किसके की हुई है? आर्यों द्वारा। आर्यों द्वारा। लोहा युग की जो फेमस सभ्यता आती है उसका नाम है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता, जिसका दूसरा नाम क्या है? विराटनगर सभ्यता। बैराट या विराटनगर कहाँ मिली है? ये जयपुर। लोहा युग, बैराट सभ्यता या विराटनगर सभ्यता कहाँ मिलती है? जयपुर। जयपुर। क्या करो? जयपुर ग्रामीण। बैराट जयपुर ग्रामीण में। यहां पाषाण काल से लेकर लोहा युग तक के प्रमाण मिले हैं। पाषाण काल से लेकर लोहा युग के प्रमाण मिले हैं। उत्खनन, बैराट का उत्खनन 1937 में। बैराट का उत्खनन 1937 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। 1937 में दयाराम साहनी। बैराट का उत्खनन 1937 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। पुनः उत्खनन, पुनः उत्खनन 1962 1962 में
नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया? नाइनटीन 1962 में नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया। विशेषताएं, बैराठ की विशेषताएं। पहली विशेषता, पाषाणकालीन चित्रित गुफाएं मिलती हैं। पाषाणकालीन चित्रित गुफाएं मिलती हैं। पाषाणकालीन चित्रित गुफाएं मिलती हैं। इसे प्राचीन भारत की चित्रशाला कहते हैं। प्राचीन भारत की चित्रशाला कहते हैं। यहाँ पाषाणकालीन हथियार बनाने का कारखाना भी मिला है। यहाँ प्राचीन भारत की चित्रशाला। यहाँ पाषाणकालीन हथियार बनाने का कारखाना मिला है। पाषाणकालीन हथियार बनाने का कारखाना भी मिला है। सेकंड विशेषता, पैराग्राफ चेंज करके। आर्यों द्वारा अपना वनवास, आर्यों द्वारा वनवास का अज्ञातवास, वनवास का अज्ञातवास, आर्यों द्वारा वनवास का अज्ञातवास यहां बिताया गया। इस दौरान अर्जुन ने बैराठ पहाड़ियों पर तीर चलाकर, अर्जुन ने बैराठ पहाड़ियों पर तीर चलाकर बाणगंगा नदी का उद्गम किया गया। बाणगंगा नदी का उद्गम किया गया। इसी दौरान भीम द्वारा भीम डूंगरी पर, भीम डूंगरी, भीम द्वारा भीम डूंगरी पर गदा चलाकर, भीम डूंगर, डूंगर कहते हैं छोटे पहाड़ को, छोटा पहाड़ होता है ना तो उसको डूंगर कहा जाता है। बड़ा होता है पहाड़ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मैंने ज्योग्राफी में बताया था आपको, पर्वत हो जाएगा। पहाड़, पर्वत, डूंगर, इसमें क्या अंतर होता है? छोटा पहाड़ डूंगर, सामान्य पहाड़ पहाड़, और बहुत ऊंचा पहाड़ तो पर्वत। भीम डूंगरी पर गदा चलाकर भीम तालाब बनाया गया। भीम डूंगरी पर गदा चलाकर भीम तालाब या भीम ताल बनाया गया। अगला पॉइंट, बैराठ बौद्ध धर्म का केंद्र था। बैराठ बौद्ध धर्म का केंद्र था। बौद्ध धर्म का केंद्र था। चीनी यात्री हैनसांग ने यहाँ, चीनी यात्री हैनसांग, हैनसांग, हैनसांग का नाम तो सुना होगा ना, फाइयान हैनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय। चीनी यात्री हैनसांग द्वारा यहाँ 8 बौद्ध मठ
8 बौद्ध मठ व असंख्य बौद्ध विहार 8 बौद्ध मठ, असंख्य बौद्ध विहार, असंख्य बौद्ध विहार का वर्णन किया गया था। असंख्य बौद्ध विहार का वर्णन किया गया था। सीयू की किताब का नाम है। हेनसांग की रचना का नाम क्या था? सीयू की, जिसका अर्थ होता है, चीनी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पूर्वी विश्व का इतिहास। पूर्व में रहता है भारत, पूर्वी विश्व का इतिहास। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया। यात्री जितने भी आए विदेशी बहुत सारे, उसमें सब सर्वश्रेष्ठ यात्री किसको माना गया? हेनसांग को। यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। कहां तक लिखा इसमें? वर्णन किया गया था। पूर्ण वंश के राजा मिहिरकुल द्वारा, इसी में कंटिन्यू लिखना है। पूर्ण वंश के राजा, पूर्ण वंश के राजा मिहिरकुल पूर्ण वंश के राजा मिहिरकुल द्वारा इन बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया गया। इन बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया गया। पूर्ण वंश के राजा मिहिरकुल द्वारा, मिहिरकुल द्वारा बौद्ध मठ नष्ट कर दिए गए हैं। मिहिरकुल जो, हाँ, हूण था, हिंदू था। पूर्ण वंश के राजा मिहिरकुल द्वारा नष्ट कर दिए गए। आगे लिखिए। बैराट की बीजक पहाड़ी पर, बैराट की बीजक पहाड़ी पर प्राचीन शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। प्राचीन शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। शंख लिपि, प्राचीन शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं, जो अज्ञात है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जो अज्ञात है। यहां अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है। बीजक पहाड़ी पर अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है। लघु शिलालेख, लघु शिलालेख मिला है, जिसका नाम भाब्रू, भाब्रू लघु शिलालेख है। भाब्रू, भा ब के नीचे र है, भाब्रू लघु शिलालेख है। इस शिलालेख की खोज, इस शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट द्वारा की गई। बर्ट, ब ट के ऊपर र, कैप्टन बर्ट द्वारा की गई। कैप्टन बर्ट द्वारा की गई 1837, 1837, कैप्टन बर्ट द्वारा की गई 1837। वर्तमान में यह कलकत्ता म्यूजियम में है। वर्तमान में यह कलकत्ता म्यूजियम में है। अशोक के बौद्ध होने का एकमात्र लिखित प्रमाण है।
अशोक के बौद्ध होने का एकमात्र लिखित प्रमाण है? पैराग्राफ चेंज करके, मुगल काल में अजमेर पद यात्रा के समय अकबर बैराठ में विश्राम करता था। अकबर बैराठ में विश्राम करता था। यहाँ अकबर की टकसाल या मुगल टकसाल कह सकते हैं, मुगल टकसाल और अकबर का महल मिला है। अकबर का महल, मुगल टकसाल समझते हैं ना, जहाँ सिक्के ढलते हैं उसको टकसाल कहते हैं। मुगल टकसाल और अकबर का महल मिला है। अकबर का महल। नेक्स्ट, शासक राम सिंह सेकंड द्वारा, जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड द्वारा, पैराग्राफ चेंज करके, राम सिंह सेकंड के समय 1858 में जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड के समय 1858 में बैराठ की खुदाई की गई। 1858 बैराठ की खुदाई की गई और यहाँ स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। स्वर्ण मंजूषा, सोने की पेटी, स्वर्ण मंजूषा, सोने की पेटी जिसमें राख मिली है। सोने की पेटी जिसमें राख मिली है। अब आ जाइए आर्य युग के अन्य स्थान। पहला आ जाइए रैंड टोंक। आर्य युग के अन्य स्थान, पहला स्थान आया रैंड टोंक। रैंड टोंक। अब आर्य युग के कौन कौन से स्थान पर हमें आर्यकालीन क्या क्या चीजें मिली है उसका वर्णन करें। यह शहर ढील नदी के किनारे था। रैंड टोंक ढील नदी के किनारे था। ढील नदी। उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा किया गया। उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा किया गया। दयाराम साहनी द्वारा किया गया। विशेषता, पहली विशेषता, यहां प्राचीन लोहे के विशाल भंडार मिले हैं। प्राचीन लोहे के विशाल भंडार मिले हैं। इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। दूसरी विशेषता, यहां 3075
सोने के सिक्कों का भंडार मिला है 3075 सोने के सिक्कों का भंडार मिला है जो एशिया का सबसे बड़ा भंडार है। एशिया का सबसे बड़ा भंडार है। सुनारी झुंझुनू सेकंड, सुनारी झुंझुनू यह कांतली नदी के किनारे था। कांतली नदी के किनारे था। यहां लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। जोधपुरा जयपुर, जोधपुरा जयपुर, जोधपुरा जयपुर शाबी नदी के किनारे था। शाबी नदी के किनारे था। लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। रंगमहल, रंगमहल नेक्स्ट, रंगमहल हनुमानगढ़, गग्गर नदी के किनारे था। गग्गर नदी के किनारे था। इसका उत्खनन स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडन हन्नारीड द्वारा किया गया था। अच्छी तरह से लिख दो। हन्नारीड, स्वीडन के वैज्ञानिक हन्नारीड द्वारा किया गया था। यह योद्धेय गणराज्य की राजधानी थी। योद्धेय गणराज्य की राजधानी थी। योद्धेय गणराज्य की राजधानी, यह योद्धेय गणराज्य की राजधानी थी। यहां अजैकपाद मूर्तियां मिली है। अजैकपाद सिर बकरे का धड़ मानव की। अजैकपाद मूर्तियां, अजैकपाद मूर्तियां मिली। कल इसमें और